Everyone, I'm Ubay Bua and this session is on the cement. This session will be in both the language Hindi and English, so everyone can enjoy the session. Without wasting the time, let's get started. So cement is the natural material as well as the artificially it can made. तो सीमेंट जो नेचुरली अपने पास अवेलेबल रहता है उसका कलर अगर आपको पूछा जाए तो ब्राउन कलर का आपको दिखता है, जबकि जो सीमेंट रहता है हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, अगर उसका कलर आपको पूछा जाए तो हम लोगों को वो ग्रीनिश ब्राउन शेड का मतलब दिखता है। ओके, तो उसके अलावा जोसेफ एस्पिडिन ने सीमेंट को 1824 में मतलब डिस्कवर किया था, मतलब कि मैन्युफैक्चर किया था। दो प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक रहती है अपनी ड्राई प्रोसेस, एक रहती है वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस की बात की जाए तो जो मेन इंग्रेडिएंट है लाइम है, सिलिका है एंड जिप्सम है, उनको मतलब साथ में मिलाया जाता है, ड्राई फॉर्म में ही मिलाया जाता है और अकॉर्डिंगली उसके बाद उसमें से सीमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। वेट प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या रहता है, तो कि लाइम एंड सिलिका की स्लरी बनाई जाती है और स्लरी को भट्टी में डालने के बाद उसमें से क्लिंकर्स बना के सीमेंट बनाया जाता है। यहाँ पर ऑब्वियस की बात है कि आप स्लरी बनाओगे तो यहाँ पर फ्यूल ज़्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वेट प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अब सीमेंट के अंदर जो मेजर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो सारी की सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था RH बोगी ने। ओके, दैट्स वाई जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोगीज कंपाउंड बोला जाता है। बोगीज कंपाउंड के बारे में आपने सुना ही होगा, जो C3S रहता है, C2S रहता है, वगैरह वगैरह चीज़ें बोगीज कंपाउंड रहती है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात की जाए तो कैल्केलियस मटेरियल के तौर पे हम लोग लाइम का इस्तेमाल करते हैं, आर्जिलेलियस मटेरियल के तौर पे हम लोग क्ले का इस्तेमाल करते हैं। लाइम को माइन से लाने के बाद क्रशिंग किया जाता है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया जाता है और साइलोस के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। क्ले को लाने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज दूर की जाती है वॉशिंग से और फिर उसको भी मतलब स्टोर किया जाता है। साइलोस इन द सेंस ऑफ कुछ नहीं रहता, एक टाइप का मतलब ऐसा अरेंजमेंट रहता है, एक टाइप की मतलब टैंक रहते हैं विच हैविंग द कॉनिकल शेप एट द बॉटम एंड सर्कुलर शेप एट द टॉप पे, तो इसको साइलोस बोला जाता है। आपने लगभग RMC प्लांट वगैरह में ये चीज़ देखी होगी। अब सारी की सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मतलब करेक्शन बेसिन के अंदर डालने के बाद एक स्लरी प्रिपेयर की जाती है, फिर उसको रोटरी क्लीन में डाला जाता है। कोल्डेस्ट से उसके अंदर क्या रहता है, हीट दी जाती है और उससे मतलब हम लोग क्लिंकर्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर याद क्या रखना है, तो कि जो भी हम लोग हीट देते हैं वो हीट कितनी देते हैं, तो कि हीट हम लोग देते हैं 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हम लोग हीट यहाँ पर देते हैं। यहीं पर अगर व्हाइट सीमेंट की बात की जाए कि अगर हम लोगों को व्हाइट सीमेंट प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पर हम लोग कोल्डेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग उसके अलावा बाकी ऐसा फ्यूल यूज़ करेंगे जिससे अपने सीमेंट के कलर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। फिर उसको कूल किया जाता है, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है और उसके अंदर जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जो मतलब फ्लैश सेट रहता है सीमेंट का कि आपने पानी डाला और तुरंत सेट हो गया, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर जिप्सम ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, तो कि 2% से लेके 3% जितना जिप्सम यहाँ पर ऐड किया जाता है। अगेन साइलोस के अंदर भर दिया जाता है, फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, वहाँ पर सीमेंट की बैग बनती है। सबको पता है सीमेंट की बैग कितनी रहती है, 50 किलोग्राम वेट की रहती है। नाउअडेज क्या रहता है, तो कि साइड के ऊपर छोटे छोटे मतलब RMC प्लांट रहते हैं, तो RMC प्लांट क्या करते हैं, डायरेक्टली मतलब उनके पास टैंक रहते हैं, तो डायरेक्टली मतलब 1000 kg सीमेंट मतलब ऑर्डर करते हैं, प्रोक्यूर करते हैं, तो डायरेक्टली लूज सीमेंट 1000 kg वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है विदाउट पैकेजिंग। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करें इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट्स की, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा कुछ इस हिसाब से जाएगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट्स को, तो यहाँ से आपको मेनली 4 इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया दोनों रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, कलर ऑफ सीमेंट के लिए। लाइम एंड सिलिका दोनों का प्रोपोर्शन हाई रहता है, लाइम का प्रोपोर्शन लगभग 63.5 अगर एवरेज निकाला जाए, या तो आप इसको 63% याद रख सकते हो और सिलिका को 23% याद रख सकते हो। अकॉर्डिंगली एल्यूमिना उससे कम रहता है 6% समथिंग, और बाकी का मतलब 2.5% समथिंग आयरन ऑक्साइड रहता है। ये आप मतलब याद रख सकते हो अकॉर्डिंगली कि सबसे ज़्यादा लाइम रहता है, फिर सिलिका रहता है, एल्यूमिना रहता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, बाकी के कंपोनेंट। फिर ग्रेड ऑफ सीमेंट्स की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू IS 269 1989
3 ग्रेड के सीमेंट करंटली अवेलेबल है अपने पास, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर ग्रेड की बात की जाए तो कंक्रीट का ग्रेड रहता है M10, M20, तो उसके साथ मतलब कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर। सीमेंट के 3 ही ग्रेड है, 33, 43 एंड 53। सिमिलर जैसा कंक्रीट का ग्रेड के अंदर जो नंबर रहता है 20 की मतलब 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ दिखाता है, वैसे 33 क्या दिखाता है, तो कि 28 डेज के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो 33 MPa से मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, या तो कम से कम 33 MPa होनी चाहिए। MPa इज नथिंग बट न्यूटन पर mm²। ओके, अब इसी को ये कंपेयर किया जाए तो आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि 3 दिन के कंपैरिजन में 28 डे की स्ट्रेंथ है, तो 28 डे के कंपैरिजन में 3 दिन की स्ट्रेंथ, ऐसा कंपैरिजन भी आपको काफ़ी बार पूछा जाता है सेंटेंस के फॉर्म में। तो 3 दिन के साथ कंपेयर किया जाए तो लगभग 2 गुनी स्ट्रेंथ हो जाती है आफ्टर 28 डे। लाइक 3 दिन पे स्ट्रेंथ रहती है मिनिमम 16, तो उसकी डबल 32, तो लगभग 33 जितनी आपको मिल जाती है। इट मीन्स कि 3 दिन के बाद आपको लगभग कितनी, तो कि 50% जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल जानी चाहिए। टेस्टिंग कैसे होता है तो हम लोग आगे देखते हैं टेस्टिंग के बारे में भी। बोगेस कंपाउंड की बात की जाए तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सारी की एक सारी एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही, फिर वो गेट की एग्जाम हो, या तो IAS की एग्जाम हो, या तो SSC की एग्जाम हो, या तो कोई भी स्टेट PSU की एग्जाम हो। होता क्या है तो कि बेसिकली 4 कंपाउंड बनते हैं, C3H, C2H, C3A एंड C4AF। अब ये कंपाउंड होते कैसे हैं तो कि अलग अलग प्रोपोर्शन भी यहाँ पर दिए गए, बट आपको पूछा क्या जाता है तो कि इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है, वगैरह वगैरह पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं C3A की। तो ये क्या है तो कि इनिशियल जो आपका फ्लैश सेट रहता है वो इनिशियल मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो आपका फ्लैश सेट जो रहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन ये वाला प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपको लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस करना है तो इसकी आपको जो परसेंटेज है उसको कम करना रहेगा। सेकंड नंबर की बात की जाए तो अगर 7 दिन के बाद की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 7 दिन के बाद की स्ट्रेंथ जो है वो C3H की वजह से होती है। ये आएगा आपका सेकंड नंबर पे हीट ऑफ हाइड्रेशन या तो हीट प्रोड्यूस करने में। थर्ड नंबर पे या तो सबसे लास्ट में थर्ड नंबर पे आएगा अपना ये हीट के मामले में, और फोर्थ नंबर पे आएगा अपना ये। लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो है वो C2S प्रोवाइड करता है। सो जब भी हम लोग लो हीट सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं C3A को रिड्यूस कर देते हैं और C2S को इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म अपनी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन हो जाएगी। इसके अलावा अलग अलग टाइप के इंडियन स्टैंडर्ड्स है जो मतलब अलग अलग टाइप के कोडल प्रोविजन दिखाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं कलर सीमेंट की बात करूं कि कलर सीमेंट है तो वो कहाँ पर लिखा गया है, तो कि कलर सीमेंट के बारे में लिखा गया IS 8042 1989 के अंदर लिखा गया है। वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में IS 8041 1989 के अंदर, सॉरी 1989 नहीं, यहाँ पर आएगा अपना या 1919 के अंदर मतलब लिखा गया है। तो ऐसा मतलब काफ़ी सारे सीमेंट्स के बारे में है, बट ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट ईयर। आगे बढ़ते हैं फील्ड टेस्ट के बारे में। आपको सेंटेंस के फॉर्म में पूछा जाता है कि सेंटेंस लिखे होंगे कि फॉर द फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, या तो आइडेंटिफाई द राइट वन, ऐसा आपको पूछा जाता है। काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो कलर की बात करें तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि लाइट ग्रीनिश टाइप का या तो लाइट ग्रीनिश ग्रे टाइप का कलर रहता है अपना सीमेंट का। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप उसको जब भी फिंगर के बीच में लोगे तो आपको कैसा स्मूथ फील होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी टाइप के लम्प्स आपको नहीं मिलने चाहिए। एक सीमेंट के बैग जो अभी भी मतलब आपने मंगवाई है साइड के ऊपर, उसको खोल के उसके अंदर अगर हाथ डालो तो आपको ठंडा फील होना चाहिए। और अगर कोई भी मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लेके आप कोई भी पानी की बाल्टी या तो कोई भी बकेट पानी का भरा हुआ है उसके ऊपर मतलब छिड़कोगे तो वो सारा का सारा सीमेंट जो है वो मतलब सिंक होना चाहिए, उसके ऊपर फ्लोट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कुछ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको एग्जाम के अंदर सेंटेंस के फॉर्म में पूछा जाता है। पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने जीने के लिए एज वेल एज सीमेंट के लिए। तो सीमेंट बनाते वक्त कुछ लिमिटेशन है कि उससे ज़्यादा अगर पानी ख़राब हुआ तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, या तो उससे ज़्यादा अगर पानी के अंदर वो मैटर अवेलेबल रही तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फेट्स की बात की जाए तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लोराइड्स एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, इवन एसएससी की एग्जाम के अंदर तो पूछा ही जाता है। तो एसएससी की एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है उसके लिए लिमिट्स आपको पूछी जाती है। सो क्लोराइड्स की जो लिमिट रहती है वो 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आरसीसी वर्ग के लिए और 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा पीसीसी वर्ग के लिए दी गई है। सस्पेंडेड मैटर्स की बात की जाए तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू नीड टू रिमेंबर, मोस्टली आपको क्लोराइड्स याद रखना है, एज वेल एज आपको ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पूछा जाता है। जनरल बात की जाए तो जो हम लोग पानी यूज़ करेंगे उसकी जो पीएच है वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है कि आपको अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कैसा पानी यूज़ कर सकते हैं, तो कि पोर्टेबल वाटर जो रहता है, पोर्टेबल वाटर इन द सेंस ऑफ कि जो पानी हम लोग पी सकते हैं या तो जिससे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको पूछी जा सकती है कि सी वाटर का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए कर सकते हैं, तो कि हाँ, हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए सी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो कि एडिक्वेट कवर प्रोवाइड करने रहेंगे अगर हम लोग यहाँ पर रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ओके। तो हम लोग कर सकते हैं सी वाटर का इस्तेमाल भी अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च। आगे बात की जाए तो लेबोरेटरी के अंदर सीमेंट के कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर हम लोग केमिकल कंपोजिशन का टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को पता क्या रहता है, तो कि जो रेशियो परसेंटेज रहता है लाइम से सिलिका, एल्यूमिना और अपना आयरन ऑक्साइड का, वो अपने को पता चलता है। और उसकी वैल्यू एज पर अवर स्टैंडर्ड जो हम लोगों के पास फॉर्मूला अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो 1.02 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 0.66 से कम नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूला आज तक कोई एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, बट इफ सपोज आप लोग बहुत ज़्यादा अगर लकी हुए तो आपको एग्जाम के अंदर फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, लगभग कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया इसलिए मतलब मैंने याद नहीं रखा है, बट इफ़ यू विश टू देन यू कैन रिमेंबर। बाकी आप एक बार इसको देख लोगे तो एग्जाम के अंदर आप इजीली इसको एलिमिनेट मेथड से मतलब रिड्यूस कर सकते हो बाकी के आंसर, और अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर राइट आंसर। आपको वैसे भी ये फॉर्मूला एक बार देख लोगे तो पता चल ही जाएगा कि मतलब क्या क्या आता है अकॉर्डिंगली। और एक रेशियो के बारे में बात की जाए तो आपको एक Al2O3 का रेशियो पूछा जाता है विद द रेफरेंस टू Fe2O3। तो वो जो रेशियो 0.66 से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इग्निशन के बारे में पूछा जाए कि इग्निशन लॉस कितना होना चाहिए, तो 5% से ज़्यादा इग्निशन लॉस अपने को नहीं देखने को मिलना चाहिए। आगे बात की जाए कंसिस्टेंसी टेस्ट की, तो ये क्वेश्चन लगभग सारी एग्जामिनेशन में रहता ही है। वीकेंड प्लंजर के बारे में या तो वीकेंड अपर्चर्स के बारे में आपको पूछा ही जाता है सारी की सारी एग्जाम में, या तो ऐसा पूछा जाता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट कौन से मतलब इक्विपमेंट से की जाती है, या तो वीकेंड अपर्चर किस लिए यूज़ होता है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बेसिकली जो वीकेंड अपर्चर रहता है उसका जो प्लंजर रहता है, प्लंजर का डायमीटर जो 10 mm मतलब डायमीटर का प्लंजर रहता है उसको यूज़ करते हैं। 50 mm उसकी लेंथ रहती है, और जो प्लंजर रहता है उसकी जो नीडल रहती है वो नीडल मतलब 32 से 35 mm जितनी मतलब टॉप से, या तो फिर 5 से 7 mm जितनी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन से अंदर मतलब चली जानी चाहिए। जो नीडल रहते हैं उसकी अगर बात की जाए तो हम लोग स्क्वायर नीडल का इस्तेमाल करते हैं, जिस जो मतलब कितने रहते हैं 1 mm बाई 1 mm की मतलब रहती है। तो ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि 1 mm बाई 1 mm की होती है, कितनी होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। या तो कौन से टाइप के नीडल यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर नीडल का इस्तेमाल करते हैं। मेज़र कैसे किया जाता है, दो तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाए तो टॉप में पूछा जाए तो 33.35, और अगर बॉटम में पूछा जाए तो 5 to 7 mm बॉटम की साइड से मतलब होता है। तो ये चीज़ अकॉर्डिंगली जैसे पूछी जाए उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना रहेगा। बाकी डिटेल यहाँ पर लिखी है, साइज वगैरह लगभग कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट यू कैन रिफर इट। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो कि आपको कंफ्यूजन किया जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम की, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा, या तो पोज़ोलाना सीमेंट है तो उसका कितना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ों में आपको कंफ्यूज किया जाता है। याद क्या रखना है, तो कि एक तो अपने पास लो हीट सीमेंट हो, उसके अलावा सारे सीमेंट का जो मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट ही आता है।
सारे के सारे आप कोई भी सीमेंट ले लो, लोहित सीमेंट के अलावा सारे के सारे सीमेंट का जो सेटिंग टाइम रहेगा वो 30 मिनट ही रहेगा। 60 मिनट लोहित सीमेंट के लिए और मैसोनरी सीमेंट की अगर बात की जाए तो उसके लिए 90 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम की बात की जाए तो सारे के सारे सीमेंट के लिए 10 आवर दिया गया है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको कोई भी पूछा जाए टाइप का सीमेंट, आपको डायरेक्टली फाइनल सेटिंग टाइम में 10 आवर ही चूज करना है। मैसोनरी सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम भी ज्यादा होता है, बट वो कभी पूछा नहीं गया। लगभग 14 आवर टू 16 आवर के बीच में मतलब लिया जाता है। साउंडनेस टेस्ट की बात की जाए तो जो फ्री लैम रहता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंडनेस टेस्ट क्यों यूज करते हैं, या तो ली चार्टर्स टेस्ट का इस्तेमाल क्या रहता है, या तो ऑटोक्लेव टेस्ट का इस्तेमाल क्या रहता है। अकॉर्डिंग टू IS 5514 1969 के अंदर ये टेस्ट दी गई है। होता क्या है तो कि जो कैल्शियम सल्फेट रहता है वो सेटिस्फैक्टरी हम लोग टेस्ट से मतलब एक्सेस उसका जो रहता है वो पता नहीं लगा सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन से अपने को पता लग जाता है कि कितना अपना सीमेंट एक्सपांड हुआ। तो उसी के बेसिस पे हम लोग मतलब ये टेस्ट करते हैं। साउंडनेस इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दोनों के बीच का मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मतलब एक्सपांड होता है, वो एक्सपांशन के बेसिस पे हम लोग साउंडनेस मतलब पता लगाते हैं। आपको जनरली मतलब पूछा जाता है कि साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या पता लगाते हैं, तो कि जो फ्री लाइम रहता है, फ्री लाइम या तो हम लोग में मैग्नीशियम, दोनों चीजों को हम लोग साउंडनेस में पता लगा सकते हैं। दोनों में मतलब ली चार्टर्स टेस्ट कर सकते हैं या तो ऑटोक्लेव टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर SMS हम लोग जैसे कंक्रीट के लिए क्यूब बनाते हैं 150 mm बाय 150 mm का, वैसा सेमी मतलब हम लोग यहाँ पर भी मतलब बनाते हैं, लेकिन उसका डायमेंशन क्या रहेगा 70.6 mm का डायमेंशन रहेगा। 70.6 बाय 70.6 का क्यूब बनाएंगे जो मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 180 1982 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली सिर्फ सीमेंट नहीं यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग सैंड भी इस्तेमाल करेंगे। प्रोपोर्शन अपना रहेगा लगभग 1:3 जितना, और इतने प्रोपोर्शन में हम लोग स्टैंडर्ड सैंड भी ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू IS 650 1966 हम लोग उसके अंदर सैंड ऐड करेंगे। तो स्टैंडर्ड सैंड है वो मतलब तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी वो अप्रूव करती है इंडिया के अंदर, एज वेल एज वो प्रोड्यूस कहाँ पर की जाती है तो कि फ्रांस के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ से इंपोर्ट की जाती है। टेंसाइल टेस्ट हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट जो अपने को कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलती है उसका 10 to 15% हम लोग डायरेक्टली टेंसाइल टेस्ट के फॉर्म में मतलब लेते हैं। 3 दिन की बात की जाए तो 2 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 दिन की बात की जाए तो 2.5 MPa से कम नहीं मिलनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात की जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। आपको पूछा क्या जाता है तो कि पोर्टलैंड सीमेंट जो लोहित पोर्टलैंड सीमेंट है उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा जाता है। तो अगर 7 दिन की बात की जाए तो 66 कैलोरी पर ग्राम, और 28 डेज की बात की जाए तो 75 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। फाइनेंस टेस्ट, यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कि फाइनेंस टेस्ट इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एनालिसिस ही करते हैं। सैंपल साइज क्या रहते हैं तो कि 100 ग्राम सैंपल लेते हैं। 100 ग्राम सैंपल के अंदर कोई भी टाइप का एयर सेट लम्प्स नहीं होना चाहिए। एयर सेट लम्प्स मतलब क्या, तो कि बेसिकली सीमेंट जब पड़ा हुआ रहता है तो मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर सेटिंग होना शुरू हो जाता है, हाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो लम्प्स बन जाते हैं। तो वैसे कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसको हम लोग इजीली फिंगर से ब्रेक कर सकते हैं, तो आप इजीली उसको ब्रोक कर सकते हो फिंगर से। फिर क्या करना है, वो 100 ग्राम जो सैंपल है उसको 19 माइक्रोन की सीव के अंदर लेना है, और उसको 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली हम लोगों को सेक करना है। आपको पूछा क्या जाता है, ये सीव की साइज पूछी जाती है कि कितने माइक्रोन की सीव लेते हैं, तो कि 19 माइक्रोन की सीव लेते हैं। रिजल्ट भी पूछा जाता है कि अगर हम लोगों ने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिया तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, तो कि 90% सैंपल पास हो जाना चाहिए, 10% सैंपल उसका लेना चाहिए। अगर हम लोगों ने 100 ग्राम लिया है तो 10% इन द सेंस ऑफ कि अपने को 19 माइक्रोन की जो सीव मिल रही है, और 19 माइक्रोन की सीव में 10 ग्राम से ज़्यादा सैंपल नहीं मिलना चाहिए पीछे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात की जाए तो 5 से ज़्यादा नहीं, और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात की जाए तो भी 5 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट की जाती है क्योंकि अपने को फाइनेस ऑफ सीमेंट पता लगाना रहता है। फाइनेस ऑफ सीमेंट क्यों पता लगाना रहता है, तो कि हम लोगों ने जो क्लिंकर्स बनाए थे वो क्लिंकर्स को ग्राइंड किया था, तो ग्राइंडिंग के बाद कितने फाइन पार्टिकल बने हैं तो वो पता लगाने के लिए हम लोग फाइनेस का इस्तेमाल करते हैं।
क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को मतलब पता लगाना है कि कितना फाइन पार्टिकल है, जितना फाइन पार्टिकल रहेगा उतना सीमेंट अपना अच्छा बनेगा। जैसे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनाते हैं, तो कोई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको और ज़्यादा फाइन ग्राइंड करते हैं तो अपने को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिलता है। करते क्या है तो कि मतलब 1 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसको मतलब एक मतलब टेबल रहता है उसके ऊपर बिछाया जाता है, एक लेयर बनाया जाता है और जितना ज़्यादा एरिया कवर करता है 1 ग्राम सीमेंट उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइननेस पता लगाते हैं। आपको एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा कि फाइननेस ऑफ सीमेंट कैसे पता लगाते हैं, तो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं, या तो फिर आपको ऐसा उल्टा पूछा जा सकता है कि एयर परमिएबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं, तो कि फाइननेस ऑफ सीमेंट पता लगाने के लिए। स्टोरेज ऑफ सीमेंट बैग की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नाउअडेज काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी हम लोग रैक बनाते हैं वो 4 बैग या तो 3 बैग के ग्रुप में बनाते हैं। मतलब कि मान लो कि मेरे पास एक जगह अवेलेबल है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 बैग को एक दूसरे के साथ लगा के एक रैक मतलब बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 बैग, उससे ज़्यादा हम लोग मतलब बैग्स यहाँ पर नहीं रखेंगे। ओके। सिमिलरली अगर एक के ऊपर एक बैग की बात की जाए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक के ऊपर एक 10 बैग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली बैग मतलब ऊपर वाले बैग के वजन से दब जाएगी और यहाँ पर सेटिंग होना शुरू हो जाएगा मॉइस्चर की वजह से। फिर क्या होता है तो कि ये सीमेंट की जो बैग रहते हैं उनके बीच में एयर सर्कुलेशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन रहा तो क्या होगा तो कि जो हम लोगों ने आगे बात की थी कि फ्लैश सेट अपने को मिल जाता है, एयर फ्लैश सेट वो मिल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, लम्स बन जाएंगे सीमेंट के अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग रैक बनाए वो दीवार से मतलब जो दीवार रहती है ये वाला पोर्शन, तो दीवार से हम लोग कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएंगे, जिससे क्या होगा तो कि दीवार का जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर मतलब अंदर कवर अप नहीं होगा। ओके। और अपना सीमेंट मतलब प्रूफ रहेगा, या तो अपना सीमेंट अच्छा रहेगा। सो दिस इज इट। इतने टॉपिक अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है एज वेल एज जितने पेपर मैंने एनालाइज किए थे उसमें से मतलब इतने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या तो स्पेसिफिक कोई थियरी बच जाएगी तो हम लोग जब भी एमसीक्यू मतलब सोल्व करेंगे टॉपिक के उस टाइम पे हम लोग मतलब सारे के सारे कवर अप कर लेंगे टॉपिक्स, अगर कोई बच जाता है तो। स्टे कनेक्टेड फॉर एमसीक्यू एज वेल एज फ्यूचर लेक्चर। इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं लेक्चर ऑन द कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर लेक्चर बनाना है, फिर उसके बाद हम लोग ब्रिक्स के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टोन के ऊपर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के टिम्बर के ऊपर बनाने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो बिल्डिंग मटेरियल के एक टॉपिक बच रहा है पेंट, तो पेंट के ऊपर भी बना देंगे। तो ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग एमसीक्यू के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यू जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए अभी तक वो सोल्व करेंगे, और उसके रिलेटेड अगर थियरी हमने कवर अप नहीं की है तो वो सारी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल एज प्लीज़ सब्सक्राइब द channel. Thank you for the watching.